बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर जो है ये नंबर थ्री के ऊपर है। नंबर थ्री में हमने अभी फ्रेश जो मेरा रीसेंट लेक्चर जो मैंने अभी इससे पिछला जो मैंने अपलोड किया है उसमें मैंने आपको चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का प्रूव करवाया था और उसमें मैंने कहा था कि ये थ्योरम आप अच्छी तरह से इसको कर लें और समझ लें। उसके कुछ स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। वो स्टेप्स जो थे वही आपके एज इट इज़ जब हमें क्वेश्चंस आएंगे चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू हमने कुछ अपने कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस साइमल्टेनियस सॉल्व करनी होंगी तो वही स्टेप्स हमारे इस्तेमाल होंगे। तो होप्स हो कि आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमने चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करना है। ये देखें जी, आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 1 है, फाइंड अ नंबर एक्स सच दैट। ये आपके पास 3 लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस लिखी हुई हैं और ये जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस हैं यहाँ पे इनको आपने तीनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करना है और सॉल्व करके तीनों का एक ही आंसर निकालना है। अब ये सारी स्टेटमेंट हम चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम की अच्छी तरह से जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम में हमारे पास अगर कुछ जैसे स्टेटमेंट में था कि अगर के इक्वेशंस हैं आपके पास, लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस हैं, तो उनकी जो जनरल रिप्रेजेंटेशन थी वो थी ए एक्स इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एम। और उसमें सबसे पहले ये कहा जाता था कि जो x का कोफिशिएंट है उसको मॉडलो के साथ को प्राइम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप इस जनरल इक्वेशन को अपने जहन में रखें और इस जनरल इक्वेशन को अपने जहन में रख के अगर आप कंपेयर करें तो इन तीनों इक्वेशंस में एक ही जगह जो है 1 है। ये देखें, ए आई स्टैंड्स फॉर 1 इन ऑल द 3 इक्वेशंस, A1, A2 एंड A3 जितने भी हैं वो सब के सब। बल्कि ये इक्वेशन, जनरल इक्वेशन को इस तरह से लिखा जाता है BI एंड AI। और उसके बाद अगर आप मॉडलोस चेक करें तो पहला मॉडलो 11, दूसरा 19 और तीसरा जो है वो 29 मॉडलो है। और इसके साथ ही साथ इस इक्वेशन में की जो जनरल इक्वेशन थी इसमें आपको x का जो कोफिशिएंट दिया होता था वो नॉर्मली आपके पास होता था a होता था, लेकिन यहाँ पे इन इक्वेशंस में आपके पास आप देख रहे हैं कि x के कोफिशिएंट्स जो हैं वो 1 है, यानी कि a की जगह आपके पास 1 है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके पास नॉर्मली क्वेश्चंस इसी तरह के आएंगे। जनरल फॉर्म तो मैंने आपको बता दी कि जो थ्योरम में लीनियर कॉन्ग्रुएंस की जनरल फॉर्म थी वो कुछ और थी, लेकिन यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएंगे वो नॉर्मली उनके साथ एज जो होंगे, एक्स के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो नॉर्मली आपके पास 1 होंगे। ठीक है, तो इस तरह से। और अगर नहीं है तो आपने कोशिश करनी है कि आप उन इक्वेशंस को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें कि एक्स का कोफिशिएंट 1 बन जाए। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये देखिए जी, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके पास ये पड़ा हुआ है। ये 3 आपके पास कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस हैं, इनमें एज जो हैं वो तीनों एज आपके पास 1 है। सेकेंडली हमारा क्या स्टेप होता है, ये मैं अगर थ्योरम आपने पढ़ा है और आपको याद है उसके स्टेप्स, तो उसके मुताबिक हमने कैपिटल M बनाना होता है और कैपिटल M जो है वो M1, M2 और M3 से बनता है। यहाँ पे M1 आपके पास 11 है, M2 आपके पास 19 है और M3 जो है वो आपके पास 29 है। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास कैपिटल M आता है। ये स्टेप्स आपने याद रखने हैं और हर क्वेश्चन जो आपको आएगा चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम से साइमल्टेनियस सॉल्यूशन के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सब पे आपने यही टेक्निक अप्लाई करनी है। तो इसलिए स्टेप्स को आप याद रख लें कि आपने क्या 1 बाय 1 करना है। M1, M2 और M3 ये हैं। उसके बाद आपके पास अगर आपको याद हो थ्योरम की स्टेटमेंट, तो आपके पास इन तीनों इक्वेशंस का अपना अपना एक इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होता है, क्योंकि इसमें अगर आप सबसे पहले इसको देखें क्या ये कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन सॉल्वेबल है। सबसे पहले तो आपको यही देखना चाहिए कि क्या ये तीनों कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस सॉल्वेबल हैं या नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है कि x का कोफिशिएंट है 1 और मॉडलो आपका है 11। 1 और 11 का GCD चेक करें और फिर चेक करें कि वो GCD के 3 को डिवाइड करता है। अगर डिवाइड करता है तो फिर ये कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन आपकी सॉल्वेबल है और इसका एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ये मैं कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन की सोल्यूशन का तरीका बता रही हूँ, ये हम इससे पहले पढ़ चुके हैं एक थ्योरम में। इसी तरह से 1 और 19 का GCD आपके पास 1 है और वो 1 5 को डिवाइड करता है, तो सेकंड कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन भी सॉल्वेबल है। इसी तरह से 1 और 29 का GCD 1 है, 1 10 को डिवाइड करता है, तो तीसरी कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन भी सॉल्वेबल है। यहाँ पे तीनों कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस जो हैं वो आपके पास सॉल्वेबल हैं और तीनों के सोल्यूशंस जो हैं वो एक एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। सपोज़ करें
कि पहली का जो सोल्यूशन है वो x1 है, दूसरी कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन का x2 और तीसरी का x3 है। अच्छा, इस तरह की जो कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस होती हैं इनमें आपके पास सोल्यूशन जो हैं जिसमें x का कोफिशिएंट लीनियर कॉन्ग्रुएंस में ऐसा कॉन्ग्रुएंस जिसमें x का कोफिशिएंट 1 होता है, उसमें यही जो आपके पास नंबर्स होते हैं ये जो एज अ रिमाइंडर मॉडलों के साथ पड़े हुए हैं, यही इस कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन के सोल्यूशंस होते हैं। वो इस तरह से कि अगर आप पहली कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन में x की जगह 3 पुट करके देखें तो आपकी ये कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। दूसरी कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन में आप x की जगह 5 पुट करके देखें और तीसरी में आप x की जगह 10 पुट करके देखें। तो इसमें आपने पहचान ये रखनी है कि आपके पास मॉडलों के साथ जो ये रिमाइंडर्स लिखे हुए हैं यही इन तीनों इक्वेशंस के करस्पॉन्डिंगली सोल्यूशंस हैं। ठीक है, तो आपने पहली इक्वेशन का सोल्यूशन जो मैंने x1 कहा था उसको आपने वही रिमाइंडर b3 मान लिया। दूसरी इक्वेशन का सोल्यूशन जो है x2 आपने 5 और तीसरी का x3 आपने 10 सपोज़ कर लिया यहाँ पे। उसके बाद आपको बनाने होते हैं नंबर स्मॉल n1, स्मॉल n2 एंड स्मॉल n3, और इसका फॉर्मूला भी हमें पता है कि कैपिटल M को अगर m1 से डिवाइड करें, इसी तरह से m2 से और m3 से डिवाइड करें तो आपके पास n1, n2 और n3 बन जाते हैं। ये देखें जी, n1, n2 और n3 आपके पास आगे आपने बना के रख लिया। उसके बाद हमने n1 ni स्टार्स पे जाना होता है, यानी कि n1, n2 और n3 स्टार्स पे जाना होता है। ये कैसे बनेगा, ये आपके सामने है। n1, n2, n3 स्टार के लिए आपने इस इक्वेशन को यूज़ किया। हम जानते हैं कि n1, n1 स्टार्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं 1 मॉडलो m1 के साथ। सबसे पहले i = 1 के लिए अपना काम स्टार्ट किया। i = 1 के लिए आपने देखा, i = 1 के लिए आप देखें कि आपके पास n1, ये इक्वेशन आपकी बन जाती है n1, n1 स्टार इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो m1। m1 की वैल्यू पुट की, दैट इज़ 11, n1 की वैल्यू 551, और इस कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन को सॉल्व करके आपने n1 स्टार की वैल्यू निकाली। अब कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस को सॉल्व करना तो आपको आता ही है, इससे पहले लीनियर कॉन्ग्रुएंस को मैं सॉल्व करना सिखा चुकी हूँ। देखिए, आपने इसको 11 से डिवाइड करना है। बेसिकली 11 होता क्या है, जिस तरह से हम कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, आप इसको 11 से डिवाइड करें, इस 551 n1 स्टार को। अगर आप इसे 11 से डिवाइड करते हैं तो आप 11 को मल्टीप्लाई करें, अगर देखिए जी, 11 को अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 550। ठीक है जी, तो आपने क्या किया, आपने 11 के मल्टीपल से इसको सब्ट्रैक्ट किया। 11 के ऐसे मल्टीपल से आप इसको सब्ट्रैक्ट करें 551 को। अगर आप 551 में से 550 निकाल दें तो आपके पास जो है वो 1 टाइम्स n1 स्टार बस। ठीक है, तो आपने 11 के मल्टीपल से इसे डिवाइड करके, क्योंकि ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इस कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन को अगर आपके पास एक कॉन्ग्रुएंस लिखा हो a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b, तो आप उसे b इज़ कॉन्ग्रुएंट टू a लिख सकते हैं। तो जो भी नंबर मॉडलों के साथ लिखा होता है उसकी हैसियत जो है वो मॉडलों के रिमाइंडर की सी होती है। अब अगर आप इसको इस वाली को राइट हैंड साइड पे लिख लें तो 551 n1 स्टार स्टैंड्स फॉर द रिमाइंडर विद रिस्पेक्ट टू मॉडलो 11। तो रिमाइंडर हमेशा मॉडलो 11 से कम होना चाहिए, मॉडलो से कम होना चाहिए। तो मॉडलो से 551 आपका बड़ा है, तो 11 को ऐसे मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके 551 में से माइनस करें कि आपके पास ये नंबर जो है वो 11 से लेस हो जाए। तो आपने n1 स्टार की वैल्यू तो हमें नहीं पता, क्योंकि n1 स्टार की वैल्यू अभी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। बस आपने तरीक़ेकार ये रखना है कि आपने इसका कोफिशिएंट देखना है। ये जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर को आपने 11 के ऐसे मल्टीपल से डिवाइड करना है कि ये स्मॉलेस्ट हो जाए, छोटे से छोटा नंबर आपके पास आंसर में आए। अब जैसे मैं 11 को 50 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 550 आता है, और 551 में से अगर आप 11 का 50 वाला मल्टीपल माइनस करते हैं तो आपके पास आता है 551 माइनस 550, और आपके पास आंसर में 1 आता है। तो n1 स्टार का कोफिशिएंट जो है वो आपके पास 1 बचता है। ये जी 1 आपके पास आ गया। अब n1 स्टार का कोफिशिएंट बेसिकली मुझे ख़त्म करना था, तो मैंने इस तरह से 11 के मल्टीपल से सब्ट्रैक्ट करके ख़त्म कर दिया। अब n1 स्टार की जो वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू मॉडलो 11 आई है वो आपके पास 1 है। ठीक है जी, इसी तरह से n2 स्टार की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। उसी इक्वेशन में गए और जाके i को 2 पुट कर दिया तो आपके पास इक्वेशन ये बन गई। n2 की वैल्यू जो ऊपर हमने निकाली थी वो हमारे पास थी 15,
और m2 की वैल्यू है हमारे पास 19। अब इस इक्वेशन को आप इस तरह से सॉल्व करें कि n2 स्टार का कोफिशिएंट आपके पास 1 बच जाए। उसके लिए हमने 15 को 19 में से 19 को 1 से मल्टीप्लाई करके अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करके अगर आप 15 में ऐड करें तो आपके पास रिमाइंडर -4 बचता है। उसके बाद अगर आप दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपने एक कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन इस तरह से लिखी है a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडलो m, और आप चाहते हैं कि किसी c नंबर से इस इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, तो आप उस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि वो नंबर c आपके इस मॉडलो के साथ को प्राइम हो। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है, आपने उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो नंबर मॉडलो के साथ को प्राइम हो, ठीक है। अदरवाइज़ आपका मॉडलो जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आपने मॉडलो यही रखना है, इसलिए आपने ऐसा नंबर सेलेक्ट किया जो कि मॉडलो के साथ को प्राइम है और साथ ही साथ वो हमें फ़ायदा भी देगा। यहाँ पे जैसे 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास -20 आता है। अब -20 में से अगर आप 19 को सब्ट्रैक्ट कर दें या 19 को ऐड कर लें -20 में, तो आपके पास आंसर जो है -1 आता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई किया तो माइनस राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गया। अब हमारा चूँकि -5 रिमाइंडर है और रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए आपने इसको 19 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि 19 में -5 को ऐड किया तो रिमाइंडर हमारे पास पॉजिटिव हो गया और हमारे मॉडलो से लेस है, दैट इज़ 14। नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट आपके पास ये है कि ये आपके पास ये आंसर है। अब n2 का कोफिशिएंट n2 स्टार का कोफिशिएंट आपके पास 1 बच गया। अब आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गई है और ये जो आंसर आपके पास आया है n2 स्टार का, दैट इज़ लेस दैन मॉडलो। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि n1 स्टार n2 स्टार जो भी आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं उसका जो भी आंसर आता है वो लेस दैन मॉडलो होना चाहिए। ये हमारे पास n2 स्टार की आंसर आ गया। इसी तरह से हम n3 स्टार की कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। ये देखें जी, आपके पास है, अब आप उस इक्वेशन में जाके i को 3 पुट कर लें तो आपके पास ये इक्वेशन आती है। n3 की और m3 की वैल्यू हमने इंसर्ट की और उसके बाद हमने देखा कि 29 को 20 किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर में 209 के एग्जैक्ट 209 आ जाए या 209 के करीब तरीन आ जाए। अब देखिए आपके पास 29 को अगर आप मल्टीप्लाई करें अच्छा जी, 29 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया और 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आता है 203 और इसको आप अगर माइनस कर दें 209 में से तो आपके पास जो है आंसर 6 बचता है। तो अब आपके पास n3 स्टार का कोफिशिएंट 6 है। इस 6 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो 29 के साथ आपके पास मॉडलो जिसका GCD 1 हो। मैंने 5 के साथ इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, 5 एंड 29 का GCD 1 होता है। यहाँ बन गया 30 में ऐसा नंबर भी बनाएं जो कि 29 के करीब तरीन हो और n3 स्टार का कोफिशिएंट जो है 1 बच जाए। और सेकेंडली ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो 29 के साथ को प्राइम हो। इसके बाद आपने 30 में से 29 को माइनस किया तो आपके पास n3 स्टार का कोफिशिएंट 1 बच गया और यहाँ पे आपके पास 5 आ गया। तो n3 स्टार की जो वैल्यू आई है आपके पास 5 आई है। इसके बाद हम चलते हैं n3 स्टार, n2 स्टार और n1 स्टार हमने फाइंड कर लिया। अब आपको याद होगा जो हमारा जनरल सोल्यूशन होता है, साइमल्टेनियस सोल्यूशन होता है, जितनी भी कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस होती है उसको x0 से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला ये था। आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, इसलिए x1 से लेकर x3 तक और साथ में n1 स्टार, n2 स्टार, n3 स्टार और n1, n2 और n3 लिखा हुआ है। इसमें इन तीनों की वैल्यूज़ आप इंसर्ट यहाँ पे कर दें, आपके पास ये आंसर आएगा। ये जो आंसर आया है ये आपका विद रिस्पेक्ट टू द मॉडलो कैपिटल M आया है। ये देखिए आपका ये आंसर विद रिस्पेक्ट टू मॉडलो कैपिटल M आया है। अब कैपिटल M आपने बनाया था 6061, ये नंबर काफ़ी बड़ा है। अब मॉडलो से बड़ा है तो आप इसे मॉडलो से डिवाइड कर दें और रिमाइंडर आप यहाँ पे लिख लें। आपने इसे 34433 को 6061 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपके पास आता है 4128। अब ये जो आपके पास आंसर आया है ये आंसर विद रिस्पेक्ट टू मॉडलो कैपिटल M आया है और ये आंसर आपके पास दरअसल x0 की जो ये वैल्यू है ये आपके पास साइमल्टेनियस सोल्यूशन है उन तमाम तीनों इक्वेशंस का। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो वो जो इनिशियल में आपको 3 इक्वेशंस दी हुई हैं उन तीनों इक्वेशंस में जाएं और जाके आप
वहाँ पे इस वैल्यू को इंसर्ट कर लें। आप देखेंगे कि आपकी तीनों इक्वेशंस जो हैं वो सेटिस्फाइड हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये एक आपको मैंने पैटर्न बता दिया। ये वो तरीका है जिससे हम अपना चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन के ऊपर, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के ऊपर, लीनियर कॉन्ग्रुएंस के ऊपर। तो इसको आपने याद रखना है, इसमें स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यही प्रोसेस जो है आप हर तरह के क्वेश्चंस पे लगा सकते हैं, क्योंकि आपने स्टेप्स वही करने हैं। आपने N1 बनाना, N1 N2 N3 बनाना है, या जितनी भी आपके पास कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस हैं, फिर स्टार्स बनाने हैं, और फिर फाइनली आपने x0 तक पहुंचना है। यानी कि बेसिकली आपने x0 तक पहुंचना था। जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला ये है। इसमें N1 स्टार्स और x1 और इसी तरह से x2s और x3s, ये तमाम वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट पहले करनी पड़ी, और फिर ला के इनको इस इक्वेशन में आपने इस फॉर्मूले में पुट किया। तो आप ये प्रैक्टिस करें, होप्स हो कि आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। मज़ीद कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको अपलोड कर दूँगी, बल्कि इसके साथ ही मैं अपलोड कर देती हूँ, आपको दिखा देती हूँ मज़ीद कुछ क्वेश्चंस, वो आप उसे सॉल्व करें, उसकी प्रैक्टिस करें। आपकी एक्सरसाइज में भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड। ये देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल उस एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर 1 के पेज नंबर 48 जो आपकी बुक का है, उसकी एग्जांपल के बाद, एग्जांपल नंबर 1 के बाद ये एग्जांपल नंबर 2 है। इसमें 2 कॉन्ग्रुएंसेस हैं, सेम उसी पैटर्न पे। ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने ये पेज शो किया है। सेम उसी पैटर्न पे चलें, और वैसे ही जाके हमने N1 स्टार और फिर x0 बनाया और फिर उसको जस्टिफाई किया। तो पैटर्न आपका वही है, क्वेश्चंस आपके वेरी कर सकते हैं। मज़ीद ये कुछ क्वेश्चंस और हैं। एक और क्वेश्चन है आपके पेज नंबर 54 पे, एक्सरसाइज नंबर 11 है, और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। ये भी आप देख लें। और ये एक और क्वेश्चन पेज नंबर 54 पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। ये भी आप देख लें। तकरीबन इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आपको अपनी बुक में भी नज़र आएंगे, और अगर आप पास पेपर 2019 का देखते हैं तो आपके पास पेपर में भी आपको इसी तरह के क्वेश्चंस नज़र आते हैं, जिसमें 3 इक्वेशंस ही होती है। तो नॉर्मली इतना हैवी क्वेश्चन पेपर में नहीं होता, 3 इक्वेशंस ही होंगी, क्योंकि इसको सॉल्व करने में भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो काइंडली आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। मैंने आपको मज़ीद 2-3 क्वेश्चंस और दिखा दिए। अगर आप प्रैक्टिस एक दफ़ा कर लेंगे तो आपको चाहे फिर किस तरह का भी 4 क्वेश्चंस आएँ या इससे ज़्यादा भी आएँ, तो आप उसे ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो होप्स हो कि आपको चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम की एप्लीकेशन यहाँ पर समझ आ गई होगी।